तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक की जो तासिकाएं हैं वो होंगी शुक्रवार और शनिवार सुबह 8:40 से लेकर के 10 बजे तक लगातार 2 तासिकाएं होंगी, जिसमें आपको आदि और मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और जो हिंदी विशेष विषय है, बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 है, जिसका शीर्षक है साहित्य शास्त्र 1। वह सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 12:30 पर होगी। हो सकता है इसमें कुछ समय बदलाव हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। ये अभिषेक नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? हेलो हेलो। अभिषेक नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? हाँ सर, मैं अवंती आनंद जाटव का भाई बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ। क्योंकि मैं जरा कंफ्यूज था। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, हाँ ठीक। नया नाम दिखते थोड़ा सा अलग लगता है। ठीक है। अ, वो ज्वाइन हो गई है ना अवंती? ठीक नहीं नहीं, उसके उसके मोबाइल पे लिंक नहीं ओपन हो रही थी तो मैंने ज्वाइन किया। है। तो वो है क्या सामने इस समय आपके? नहीं सर, मैं आप उनको बता दूंगा जो अभी आप जानकारी देंगे वो। उनके ओपन क्यों नहीं हो रहे, कुछ देखा? हाँ देखा। लेकिन वो आपके पास है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, मैं अभी बाहर आया हूँ कुछ काम से। तो मैं आप जाते हैं सब अभी। उनका अध्ययन आप करके कैसे चलेगा? ठीक है, कोई बात मैं नहीं। उन। कोई बात नहीं। हाँ ठीक। हाँ मैं इस ये जो तासिका चल रही है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ भी चल रही है। आप हाँ उपस्थित हो, हर्ज नहीं है। अ, हाँ। अ, और इसकी वीडियो लिंक मैं आपको बाद में भेज दूंगा। ठीक है। हाँ और ठीक है एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई लिंक ओपन नहीं होती है ना, उसका कारण ये होता है गूगल लिंक का या फिर जीमेल का या गूगल के किसी भी, पहले आपको आपके गूगल में जा करके गूगल हिस्ट्री डिलीट करनी होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम गूगल पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, और वो सारा का सारा वैसे मटेरियल वहाँ पड़ा रहता है, कचरा। तो उस हिस्ट्री को मिटा दें, गूगल हिस्ट्री की हिस्ट्री को मिटा दें, तो ज्वाइन होने में कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, आप बने रहिए। है। हम अपने पाठ्यक्रम को आरंभ करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, अब बने रहना है तो बने रहिए, या छोड़ जाना है तो छोड़ भी जा सकते हैं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने वाली है। ठीक है। अ, हम आरंभ करते हैं। देखिए, मैं पहले पाठ्यक्रम कैसा कैसा है इस पर हम विचार करेंगे। धनश्री जी, आप सुन रहे हैं ठीक ढंग से? हाँ, ठीक है, सुनाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं पहले ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीए तृतीय वर्ष में हिंदी ऐच्छिक लेने पर कौन कौन से प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं और कौन से हमें पढ़ने हैं। हाँ? ठीक है। सबसे पहले मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीए तृतीय वर्ष में जिन्होंने हिंदी ऐच्छिक विषय लिया है उनके लिए 2 प्रश्न पत्र हैं। एक 9वां प्रश्न पत्र है जो जोशी सर पढ़ाते हैं, जो प्रादेशिक भाषा साहित्य है। ठीक है। और दूसरा मैं पढ़ाता हूं आदि तथा मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सब। ये हिंदी ऐच्छिक के हुए। और हिंदी विशेष जो विषय है उसके 4 प्रश्न पत्र होते हैं। जो अभी मैंने 2 कहे वो ऐच्छिक के तो है ही, साथ में जो 11वां प्रश्न पत्र है जिसका शीर्षक है, अभी मैंने कहा था, साहित्य शास्त्र 1। और जो दूसरा 12वां प्रश्न पत्र है वो है प्रकल्प के लिए, परियोजना के लिए, जो इस सत्र में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि इस सत्र में और अगले सत्र में, छठे सत्र में, कुल मिलाकर के आपको कम से कम 30 पृष्ठों का लेखन करना है। जो विषय दिया जाएगा वो प्रकल्प है। मतलब 12वां और 16वां प्रश्न पत्र जो है वह 100 अंकों के लिए है, 50 अंकों के लिए नहीं। और जो आपको सबमिट करना पड़ेगा लिखित रूप में बाद में, टाइप्ड हो सकता है या फिर हस्तलिखित हो सकता है। समझ में आई बात? हाँ। हाँ, तो ये 4 प्रश्न पत्र हैं। 9वां प्रश्न पत्र प्रादेशिक भाषा साहित्य मराठी, 10वां प्रश्न पत्र आदि तथा मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का इतिहास,
11वां प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र 1 और 12वां प्रश्न पत्र परियोजना या प्रकल्प है। एक मिनट, मुझे एक फोन आ रहा है, मैं दूसरे फोन से उठा करके तब तक बने रहिए। हाँ ठीक है, एक शायद कोई महत्वपूर्ण काम होगा, महाविद्यालय से फोन आया है। हाँ बोला सर। हॅलो बोल बोला. हो कळालं की 5 वाजता 5 वाजता आहे. वर्ष आता 92-93च्या पुढेच असेल बाबा, कन्फर्म सांगू शकत नाही मी, पण 90च्या पुढेच्याच आहेत. ठीक. 5 वाजता अंत्येष्टी आहे. आता बघूत आता काय. दोन्हीला या. नाही नाही, विचारा चौधरी सरांना, ते मुख्य आहेत आपले. ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक. ओके, हमारे संस्था के जो ट्रस्टी हैं ना डॉक्टर अभय शाहपुरकर, उनकी माता जी का 95 साल की आयु में निधन हो गया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सहदेव सरासर मराठी के प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए फोन किया था उन्होंने. देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र में, 5वें सत्र में हिंदी ऐच्छिक के छात्रों के लिए 2 प्रश्न पत्र हैं. 9वां प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है प्रादेशिक भाषा साहित्य मराठी, और 10वां प्रश्न पत्र है जिसका नाम है आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास. ये दोनों विशेष छात्रों के लिए भी हैं और ऐच्छिक के छात्रों के लिए भी. और विशेष छात्रों के लिए 2 प्रश्न पत्र ज्यादा हैं. एक है साहित्य शास्त्र का जो 11वां प्रश्न पत्र आता है, और 12वां प्रश्न पत्र है जो प्रकल्प में होता है, जिसको आपको 6ठे सत्र के अंत में सबमिट करना है. समझ में आई बात धनश्री जी? हाँ सर. ठीक है. हाँ हाँ. तो आज हम आरंभ करते हैं साहित्य शास्त्र प्रश्न पत्र क्रमांक 1, जो विशेष केवल आप 2 ही, अवंती और आप 2 ही इस प्रश्न पत्र में शामिल हैं. ठीक है, हम आरंभ करते हैं साहित्य शास्त्र भाग 1. एक मिनट, मैं उसकी पीपीटी निकालता हूँ. सामान्य हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, प्रादेशिक भाषा साहित्य, साहित्य से तात्पर्य पाश्चात्य विद्वानों के साहित्य के तत्व, साहित्य के प्रयोजन से, शब्द शक्ति, रस विचार, साहित्य शास्त्र 1. ठीक है, आरंभ करते हैं. देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के जो शीर्षक हैं, उन शीर्षकों को हम थोड़ा सा देखेंगे. कुल मिलाकर के पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्रश्न पत्र आपके पाठ्यक्रम में क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है. पहला उद्देश्य है कि साहित्य चिंतन का अध्ययन, मतलब साहित्य आपने पढ़ा है बचपन से, ध्यान रखिए. खास करके BA की अगर बात मैं करूं तो BA प्रथम वर्ष में आपने 2 उपन्यास, 3 नाटक, लगभग 18 कहानियां और कुछ एकांकियां पढ़ी हैं, बराबर है. द्वितीय वर्ष में आपने कविताएं पढ़ी हैं. तो ये जो सारा साहित्य होता है, वो साहित्य किस लिए रचा जाता है, क्यों रचा जाता है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसको लेकर के जो बात है उसको हम साहित्य शास्त्र कहते हैं. जैसे भाषा का भाषा शास्त्र होता है, हाँ, उसी प्रकार साहित्य का साहित्य शास्त्र होता है. इसके चिंतन के अध्ययन की परंपरा को आपको समझना पड़ेगा. दूसरी बात, साहित्यालोचन क्षमता का परिचय. आपको भी अगर कोई कविता आप पढ़ते हैं तो उस कविता में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसमें कौन से अलंकार है, कौन सा रस है, ये इसकी आलोचना आपको करने आनी चाहिए. वो सामाजिक है या नहीं, या समाज से विरोध है, ये सब कुछ आपको साहित्यालोचना, आपको वो समीक्षा करने आनी चाहिए, उसकी आलोचना करनी आनी चाहिए. मतलब उसका रसास्वादन करके लोगों को समझाने आना चाहिए कि अमुक उपन्यास अच्छा है, अमुक उपन्यास ठीक है, अमुक उपन्यास के पात्र अच्छे हैं, इसके चरित्र अच्छे हैं, इसमें ऐसा रस है, इसमें ऐसा देश काल वातावरण है, इसका इस उपन्यास का उद्देश्य यह है, इस उपन्यास की विशेषता यह है, इसमें ऐसा संघर्ष है.
ये आपको लोगों को समझाने आना चाहिए, इसलिए साहित्य शास्त्र पढ़ना है। इसी प्रकार केवल मैंने उपन्यास का उदाहरण दिया, वैसे आप कहानी के बारे में भी कह सकते हैं, रेखा चित्र के बारे में भी कह सकते हैं, संस्मरण के बारे में भी कह सकते हैं, निबंध के बारे में भी कह सकते हैं, अन्य 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 जितनी भी विधाएं हैं, कविता के बारे में भी, महाकाव्य के बारे में भी। तीसरी बात है साहित्य सृजन के संस्कार। आप केवल साहित्य पढ़े नहीं, आप उस साहित्य को समझें, लोगों को समझा सकें और खुद भी लेखक बनने का प्रयास करें, खुद भी कवि बनने का प्रयास करें। यह साहित्य शास्त्र आपको सिखाता है। रेडियो बंद कर। तो देखिए, ये 3 उद्देश्य हैं। एक, साहित्य चिंतन का अध्ययन, दूसरा साहित्य आलोचन क्षमता का परिचय, और तीसरा साहित्य सृजन का संस्कार। मतलब वो संस्कार हम में आए कि हम भी खुद कविता लिखें, हम भी खुद उपन्यास लिखें, हम भी खुद कहानी लिखें, हम भी खुद बहुत कुछ साहित्य रचना करें और अन्य लिखे हुए साहित्य की समीक्षा भी करें। अब इसकी अध्ययन पद्धति व्याख्यान जिसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, चर्चा सत्र, कुछ गोष्ठियां होंगी, कुछ स्वाध्याय दिए जाएंगे आपको, अतिथि विद्वानों के व्याख्यान भी रखे जाएंगे। हम इस विषय पर अतिथि विद्वानों के भी संपर्क में हैं, वो आपको इस प्रकार का व्याख्यान भी देंगे जैसे कि परसों हुआ था। और साहित्यालोचन क्षमता का अभ्यास, आपको एक कविता दी जाएगी और उस कविता में क्या अच्छा है, क्यों आपको प्रिय लगती है, उसका भी आलोचना आप समीक्षा कर सकते हैं। आई ती रेडी, यूट्यूब बंद कर तुझं, आवाज यायला इकडे, 1 मिनिट। आवाज कमी तुझा, आवाज कमी कर, यायला कळलं। हां, ठीक है। तो साहित्यालोचन का आपका अभ्यास भी होना आवश्यक है। मतलब प्रेमचंद की अमुक कहानी समझिए, प्रेमचंद जी की एक कहानी है सदगति, वो लोकप्रिय क्यों हुई, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें की, लेखक ने क्या कहा है, लेखक क्या कहना चाहता है, उसके पात्र कैसे महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ आपको उसकी समीक्षा करने आनी चाहिए। तो ये अध्ययन अध्यापन पद्धति है और इसमें दृक्श्राव्य माध्यमों का भी हमें उपयोग करना है, जैसे ये गूगल मीट है, यूट्यूब है, वगैरह वगैरह का। अब हम चलते हैं हमारे पाठ्यक्रम की ओर। हमारा पाठ्यक्रम है BA तृतीय वर्ष, पंचम सत्र, हिंदी ऐच्छिक या विशेष, प्रश्न पत्र क्रमांक 11। कितना है प्रश्न पत्र क्रमांक? 11। इसका शीर्षक है साहित्य शास्त्र 1। और इसमें हमारा पाठ्यक्रम जो है वह अलग अलग शीर्षकों में विभक्त है, जो लगभग 6 शीर्षक हैं इसके। कितने शीर्षक हैं? 6 शीर्षक। ये 6 शीर्षक कौन कौन से हैं, इनको पहले हम समझेंगे। पहला शीर्षक है साहित्य का स्वरूप। कौन सा है? साहित्य का स्वरूप, पहला शीर्षक। दूसरा शीर्षक है साहित्य के तत्व। तीसरा शीर्षक है साहित्य के प्रयोजन। चौथा शीर्षक है साहित्य के हेतु। पांचवा है शब्द शक्ति विचार और छठा है रस विचार। कौन कौन से हैं फिर से मैं कहता हूं। पहला है साहित्य का स्वरूप, दूसरा साहित्य के तत्व, तीसरा साहित्य का प्रयोजन, चौथा साहित्य के हेतु, पांचवा शब्द शक्ति विचार और छठा है रस विचार। और इसके सभी के वीडियो रस विचार छोड़ करके, मतलब साहित्य का स्वरूप के वीडियो, साहित्य के तत्व के वीडियो, साहित्य हेतु के वीडियो, साहित्य प्रयोजन के वीडियो और शब्द शक्ति विचार के सारे वीडियो मेरे हिंदी चैनल जो है अपना जय हिंद जय नागरी पर अपलोड किए हुए हैं। उसकी मैंने लिंक भी आपको प्रोवाइड की थी और जिस पर एक परीक्षा भी हमारी हुई थी, जिसमें बहुत कम अंक आए आपको, हमारी दृष्टि से ज्यादा आने चाहिए थे, शायद 14 आए थे आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम आरंभ करते हैं। इन 6 शीर्षकों के अंतर्गत कौन कौन से उपशीर्षक हैं। पहला शीर्षक है साहित्य का स्वरूप। इसमें 4 उपशीर्षक हैं। कितने हैं? 4 उपशीर्षक हैं। पहला है साहित्य से तात्पर्य। साहित्य क्या होता है ये आपको समझना है। साहित्य क्या होता है। दूसरा है संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। परिभाषा मतलब व्याख्या, डेफिनेशन।
हमारे काव्य शास्त्र के, साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों, आचार्य भरत मुनि से लेकर के पंडितराज जगन्नाथ तक, पंडितराज जगन्नाथ जो शाहजहां के दरबार में थे, और आचार्य भरत मुनि ईसा से पूर्व थे। मतलब आचार्य भरत मुनि से लेकर के आचार्य पंडितराज जगन्नाथ तक संस्कृत के किन किन आचार्यों ने साहित्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उन पर हम विचार करेंगे। उसमें तीसरा भाग है पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। ध्यान रखिए, आज जिस युग में हम जी रहे हैं वह हमारे प्राचीन वैदिक संस्कृति का नहीं, अपितु इंग्लैंड, अमेरिका, ग्रीस, इटली, फ्रेंच, फ्रांस, जर्मनी, जापान इत्यादि देशों के प्रभाव में चल रहे हैं। इसलिए साहित्य के बारे में उनका चिंतन क्या है ये भी हमें समझना है। और वहाँ उनके पहले आचार्य एरिस्टोटल से भी पहले सॉक्रेटिस, उनके गुरु सॉक्रेटिस से लेकर के अलेक्जेंडर पोप तक जितने भी ये ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लैंड के विद्वान हुए हैं, उनकी परिभाषाएं साहित्य की क्या क्या है, इस पर भी हमें अध्ययन करना है। उसके उपरांत पाश्चात्य विद्वानों के उपरांत हिंदी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं। अब हम जिस हिंदी को पढ़ते आए हैं ऐच्छिक के रूप में बीए प्रथम वर्ष से, तो उसके कुछ हिंदी के विद्वानों ने साहित्य की कौन कौन सी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। मतलब इस शीर्षक के अंतर्गत आपको पहले साहित्य से तात्पर्य क्या है ये पढ़ना है, फिर संस्कृत आचार्यों की साहित्य की परिभाषाएं पढ़नी है, तीसरी बात पाश्चात्य विद्वानों की साहित्य की परिभाषाएं पढ़नी है, और हिंदी विद्वानों की साहित्य की परिभाषाएं पढ़नी है। समझ में आई बात? ठीक है। अगले हम भाग पर जाएंगे, वह है साहित्य के तत्व। क्या है साहित्य के तत्व? साहित्य बनता किससे है? तो इसके होते हैं 4 तत्व। इसमें से 3 अंतरंग तत्व होते हैं और एक बाह्य तत्व होता है। 3 अंतरंग तत्व होते हैं और एक बाह्य तत्व होता है। पहला तत्व अंतरंग तत्व है भाव, भावना जिसे हम कहते हैं वह। दूसरा होता है विचार या बुद्धि तत्व, तीसरा है कल्पना तत्व और चौथा है शैली तत्व। तो इन 4 तत्वों से हमारा साहित्य बनता है। ये 4 तत्व साहित्य के मूल तत्व हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, भाव, विचार और कल्पना ये अंतरंग तत्व हैं, भीतरी तत्व हैं, और इसको बाह्य रूप में प्रकट करने के लिए शैली नाम का यह चौथा तत्व यहाँ आता है। फिर से कह रहा हूं, साहित्य के तत्वों के अंतर्गत पहला तत्व आता है भाव तत्व, दूसरा विचार अथवा बुद्धि तत्व, तीसरा कल्पना तत्व। ये तीनों मिलाकर के अंतरंग तत्व हैं, और एक बाह्य तत्व है जिसका नाम है शैली। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तीसरे भाग की ओर, तीसरे शीर्षक की ओर, जिसका शीर्षक है साहित्य के प्रयोजन या साहित्य प्रयोजन। मतलब साहित्य रचा क्यों जाता है, क्या कारण है कि साहित्य रचने की प्रेरणा होती है किसी लेखक को, किसी कवि को, किसी नाटककार को, किसी उपन्यासकार को, किसी निबंधकार को, क्या? तो इसके जो प्रयोजन है वो प्रयोजन इस प्रकार है। देखिए, पहले आपको साहित्य के प्रयोजनों से तात्पर्य समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा उपशीर्षक है इसके अंतर्गत, संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए साहित्य के प्रयोजन कौन कौन से हैं, इस पर विचार करना है। फिर उसके बाद पाश्चात्य विद्वानों ने जो साहित्य के प्रयोजन दिए हैं उन पर विचार आपको करना है। और फिर चौथा भाग है हिंदी विद्वानों के द्वारा जो साहित्य के प्रयोजन बताए गए हैं उनको लेकर के चर्चा करनी है, और उसमें भी कौन कौन से प्रयोजन हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आता है साहित्य के हेतु। साहित्य के हेतु में पहले हेतु से तात्पर्य क्या है समझना है आपको। फिर उसके बाद साहित्य संस्कृत के आचार्यों द्वारा जो साहित्य के हेतु बताए गए हैं उन पर विचार हमें करना है। और उसके उपरांत हमें इस बात पर विचार करना है कि हिंदी विद्वानों ने कौन कौन से साहित्य के हेतु बताए हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। ध्यान रखिए, परिभाषाएं संस्कृत, परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों की, परिभाषाएं हिंदी विद्वानों की, उसी प्रकार से संस्कृत विद्वानों द्वारा दिए गए साहित्य प्रयोजन, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दिए गए साहित्य प्रयोजन, हिंदी विद्वानों द्वारा दिए गए साहित्य प्रयोजन, उसी प्रकार से
संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए साहित्य हेतु, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दिए गए साहित्य हेतु और हिंदी विद्वानों द्वारा दिए गए साहित्य हेतु ये हमें समझने पड़ेंगे। अब जो पांचवा शीर्षक है वह है शब्द शक्ति विचार, और इस शब्द शक्ति विचार के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, ध्यान रखें। पहला है शब्द शक्ति से तात्पर्य क्या होता है, शब्द शक्तियां क्या होती हैं, साहित्य में शब्द शक्ति का महत्व क्या होता है, भाषाई सिद्धांतों में साहित्य शब्द शक्ति का महत्व क्या होता है, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए इसके उपरांत शब्द शक्ति के प्रमुख भेद कौन से होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य, जिनमें से तात्पर्य आध्यात्मिक क्षेत्र की है इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना इसको ही हमें पढ़ेंगे। अगला भाग है छठा अंतिम, अंतिम जैसे हमारे आधा घंटा पूरा हो जाएगा आज हम बंद कर देंगे। तो छठा हमारा शीर्षक है रस विचार, और इस रस विचार के अंतर्गत अलग अलग जो उपशीर्षक हैं उसमें पहला है रस का स्वरूप, रस क्या होता है ये आपको समझना है। दूसरा रस भारतीय दृष्टिकोण क्या है उसको समझना है, भारत का दृष्टिकोण समझना है, भारतीय विद्वानों का दृष्टिकोण समझना है। फिर रस पाश्चात्य दृष्टिकोण समझना है, उसके बाद रस निष्पत्ति क्या है ये समझना है, रस सूत्र की व्याख्याएं क्या है समझना है, उसके बाद रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, रस के अवयव क्या है। फिर उसके बाद रस के प्रकार कितने होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा हास्य रस, चौथा करुण रस, पांचवा रौद्र रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नौवां शांत रस, 10वां भक्ति रस और 11वां वात्सल्य रस। तो ये रस का अध्ययन आपको करना है और इस प्रकार से हमारा ये पाठ्यक्रम है, और इस पर सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं, ध्यान रखिए सभी वीडियो हैं पहले से। फिर भी इस प्रकार की तासिकाएं हम अवश्य लेंगे क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और इसके लिए देखिए जिन पुस्तकों का इस्तेमाल करना है, वैसे तो मैंने सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी अगर आप महाविद्यालय में जाकर के कोई पुस्तक लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो इसमें साहित्य शास्त्र तथा आलोचना नाम की एक पुस्तक है जो डॉक्टर माधव सोनटके जी ने लिखी हुई है, जो विकास प्रकाशन कानपुर से प्रकाशित हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है इसमें साहित्य शास्त्र, जो डॉक्टर चंद्रभानु सोनवणे जी ने लिखी है, जो आलोक प्रकाशन औरंगाबाद से प्रकाशित है। इसके अलावा भी अन्य भी बहुत सारे पुस्तकें हो सकती हैं। अब हम अंतिम जो हमारे 2 मिनट रह गए हैं, इन 2 मिनटों में मैं प्रश्न पत्र का प्रारूप आपको समझाऊंगा और उसके बाद आज हम रुक जाएंगे। प्रश्न पत्र का प्रारूप समझने के लिए ध्यान रखिए, बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र 1 का प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार से है और अंक विभाजन इस प्रकार से है। अर्थात अगर परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं हुई, ऑफलाइन हुई, तो जो लेखी परीक्षा आप देने वाले हैं उसका प्रारूप मैं बता रहा हूं और उसके बाद ऑनलाइन का भी बताऊंगा। कुल मिलाकर के इस प्रश्न पत्र के लिए 1.5 घंटा मुकर्रर है। कितना है? 1.5 घंटा। और इस 1.5 घंटे में आपको 50 अंकों का प्रश्न पत्र छुड़ाना है, जिसमें पहला प्रश्न होगा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर जो अभी मैंने पढ़ा, साहित्य का स्वरूप से लेकर के रस विचार तक, साहित्य का स्वरूप, साहित्य के तत्व, साहित्य के हेतु, साहित्य के प्रयोजन, शब्द शक्ति विचार और रस विचार, इस सारे पाठ्यक्रम को लेकर के 10 अंकों का एक लघुत्तरी प्रश्न होगा। पहला प्रश्न 10 अंकों का। अब उसके बाद उपरांत दूसरा और तीसरा प्रश्न होगा, वो 15 अंकों का रहेगा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से एक पर आपको लिखना है। एक कठिन लगा तो उसके पर्याय में, उसके विकल्प में जो प्रश्न पत्र दिया है उसको लेकर के आप यहाँ चर्चा कर सकते हैं या उसका उत्तर लिख सकते हैं। और जो चौथा प्रश्न है वो टिप्पणियाँ लिखे, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट नोट कहा जाता है, उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम में से 4 दी जाएंगी, 4 में से 2 पर आपको लिखना है। 5-5 अंक के लिए इस प्रकार से 10 अंक। ये हो गया आपका लिखित परीक्षा का प्रारूप। अब चलते हैं हम ऑनलाइन जो परीक्षा होगी, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, उसके प्रारूप को समझने के लिए। ध्यान दीजिए, जो ऑनलाइन परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, अगर होंगी, कोरोना पैंडेमिक के कारण जो आपने गत वर्ष भी
उसकी ऑनलाइन परीक्षाएं दी थी, उसी प्रकार इस वर्ष भी अगर ये कोरोना नहीं चला गया और इसी पद्धति से अगर ये काम परीक्षाएं होती रहीं, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 50 प्रश्न हैं और प्रत्येक 50 गुण हैं, 50 अंक हैं और 25 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ स्वरूप का, वह प्रश्न आपको 2-2 अंकों के लिए है। 25 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के लिए, ऐसे 50 प्रश्न होंगे और इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 पर्याय दिए जाएंगे आपको और उसमें से जो उचित पर्याय है उसको टच करना पड़ेगा, आपको उसको दर्ज करना पड़ेगा, तब आपको ये 50 अंक आपको मिल पाएंगे। और ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र अगर वस्तुनिष्ठ रूप में अगर आप अच्छा अध्ययन करते हैं, हम उसके प्रश्न भी आपको प्रोवाइड करने वाले, ध्यान दीजिए। लगभग 100-150 प्रश्न आपको देंगे उसके, जिनका बार बार अध्ययन आप करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, न अवंती को आएगी न आपको आएगी। तो उस दृष्टि से हमारा वो भी काम चल रहा है, तो अच्छी तरह से आप इसका अध्ययन कीजिएगा। हमारा समय समाप्त होते आ रहा है, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा गूगल मीट पर थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए आज हम यहीं रुक जाते हैं। मैं फिर से आपको आज राजमाता जिजाऊ की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ हमारे राष्ट्र पुरुष आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती आज है, उसकी भी शुभकामनाएं मैं देता हूँ और आज यहाँ रुक जाता हूँ। इसकी वीडियो लिंक थोड़ी देर बाद वीडियो लिंक YouTube पर डाल दी जाएगी, ये भी आपको देखेंगे, अवंती को भी भेज दी जाएगी। और कल से आप इसी समय, कल गुरुवार है, कल फिर से आपको इसी समय उपस्थित होना पड़ेगा और शुक्रवार शनिवार को सुबह 8:30 से लेकर के 10 बजे तक कंटिन्यू 2 पीरियड हमारे होंगे, जो आदि तथा मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के इतिहास पर होंगे। तब के लिए धन्यवाद।